मेरा नाम विनीत कुमार वर्मा। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ उद्देश्य का। संविधान के जो क्रम में जो वीडियो आएंगी उसमें मैं उद्देशिका के बारे में आपको बताएंगे। और फ्रेंड, आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है जो यूपीएससी का पेपर आने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और आपको लेकर आए हैं उद्देशिका किसी भी अधिनियम में, प्रत्येक अधिनियम जो होता है उस अधिनियम में उद्देशिका का सबसे पहले उल्लेख होता है। उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति करने के लिए उस अधिनियम का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक अधिनियम जिन आदर्शों के लिए, जिन आकांक्षाओं के लिए बनाया जाता है वो उद्देशिका स्पष्ट रूप से उस अधिनियम की एक तरह से झलक होती है। इसके संबंध में न्याय अधिपति श्री सुब्बाराव जी ने कहा है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं को जानने की कुंजी है या उसका उल्लेख करती है। न्यायाधिपति सुब्बाराव जी ने कहा है कि जो उद्देशिका है किसी भी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं उसकी आकांक्षाओं को जानने की कुंजी है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने कई डिसीजनों में इस बात पे जोर देकर कहा है कि संविधान निर्माताओं को अगर जानना है या संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों के लिए स्पष्ट अगर जानना है तो उद्देशिका को पढ़ना होगा। जिस तरह संविधान एक पूरा हमारा भारत सरकार या हमारे देश का सबसे संप्रभु दस्तावेज है, उस संप्रभु दस्तावेज का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारी उद्देशिका। उद्देशिका में उन्हीं सभी तत्वों का समावेश किया गया है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 395, जितने भी आर्टिकल 1 से 395 तक है, उन सभी आर्टिकलों को अगर निर्वचन की बात करने की बात आती है कि उन सभी आर्टिकलों का निर्वचन करना है हमें, और उस निर्वचन के करने के लिए हमें किन शब्दों की अगर आशय जानना होगा तो उद्देशिका उसमें सहायक होगी। इन रूबेरीवादी में इस बात को स्वीकार किया गया कि संविधान निर्माताओं को जानने की जो कुंजी है वो हमारी उद्देशिका है। उद्देशिका में जो एक हमेशा हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देशिका में जो शब्द है उनका क्रम क्या होगा, तो हमारा जो सबसे पहला क्रम होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहला एक क्रम है। इन शब्दों का क्रम वहां पे पूछा जाता है। ये शब्द का क्रम दे दिया जाएगा आपको और उस क्रम को आपको सही पे टिक करना होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारे जो शब्दों का चयन होता है, जो हमारा क्रम है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा एक क्रम आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो सही क्रम है सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक न्याय। तीसरा क्रम जो आता है हमारा वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका के क्रमों को प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछ ही लिया जाता है। उसी के क्रम में हमारा जो चौथा क्रम आता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुत्व या बंधुता। इन शब्दों का क्रम प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद हमारे संविधान में कुछ मौलिक शब्द हैं या संविधान की उद्देशिका में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमारे संविधान में जो दिया गया है उद्देशिका, उद्देशिका की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, इसी शब्द पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बन के आता है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है। तो ये हमारा जो दिया गया है ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उस चार्टर की उद्देशिका से हम भारत के लोग, वहां पे है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग शब्द की बात कही गई है और ये शब्द वहीं से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इस शब्द पे बन के आता है कि हम भारत के लोग, इसका संविधान में
कितनी जो संविधान है उसकी उद्देशिका में कितनी बार प्रयोग किया गया है, शब्द कितनी बार आता है हमारी उद्देशिका में। तो ये शब्द हमारी उद्देशिका में 2 बार आता है और ये प्रथम पैरा में ही 2 बार प्रयोग किया गया है। प्रथम पैरा में 2 बार आता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण यानी भारत शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हमारी उद्देशिका में 2 बार किया गया है। और हम भारत के लोग शब्द के जो डिफिनीशन है यानी हमारे जो हम भारत के लोग हैं उसका जो स्पष्ट अर्थ है तो वह है कि जो हम भारत के लोग हैं वो भारत का जो हमारे संविधान है, जो भारत की शक्ति का स्रोत है, वो हम भारत के लोग हैं। और इस भारत के लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होगी, इस देश की शासन व्यवस्था पे, हमारे शासन व्यवस्था के ऊपर उसी का अधिकार होगा, उसी का शासन होगा। यानी कि संपूर्ण शक्ति है जो है कि हमारे हम भारत के लोगों में। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी एक बार ये कहा था कि जो भारत के लोग हैं, जो हमने उद्देशिका में हम भारत के लोगों की बात करते हैं, उस शब्द से ही स्पष्ट व्यक्ति के जो हमारे शासन होंगे, जो हमारी चुनी हुई सरकारें होंगी, उनको इस बात पर हमेशा ध्यान देना होगा कि इस देश की जो भी शक्ति है सबसे बड़ी, जो संविधान में सबसे ज्यादा किसी को पावर दी गई है, तो हम भारत के लोगों को दी गई है। ये स्पष्ट बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही। दूसरा शब्द आता है हमारे इसी क्रम में समाजवादी। समाजवादी शब्द यानी कि जो हमारी उद्देशिका में समाजवादी शब्द है, इस समाजवादी शब्द के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। फिर आते हैं कि समाजवादी शब्द को संविधान की उद्देशिका में किस पैरा में रखा गया, और ये पैरा है पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इस समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होगा? इस समाजवादी शब्द से हम क्या समझते हैं? समाजवादी शब्द का जो अर्थ है समाज का स्वामित्व, समाज का अधिकार और समाज में जन कल्याण, यानी कि समाज में जन कल्याण, समाज का अधिकार। और इस समाजवादी शब्द की अगर परिभाषा पे जाते हैं तो हमारे संविधान में जो हमारी उद्देशिका में बात की गई है आर्थिक न्याय की, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो इस आर्थिक न्याय के आधार पर ही हमारे देश में जो हमारी सरकार होगी, जो हमारी संप्रभु शक्ति होगी, जो भारत की विधि व्यवस्था का संप्रभु होगा, उसको ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जो हमारे देश की आर्थिक समाजवादी नीतियों का निर्धारण करने वाली होगी। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि समाजवादी जो हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसके इसी का ही देन है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ की जो मशीनरी होगी उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान होगा, यानी कि जो मुख्य यहाँ के संसाधन होंगे वो किसके होंगे? हमारी गवर्नमेंट के होंगे। यही है समाजवादी शब्द का आधार। इसीलिए इस संविधान में जोड़ने की आवश्यकता। जितने भी लोकतांत्रिक हमारे यहाँ देश हैं, विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने ज्यादातर अपने संविधानों में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया, धड़ल्ले से किया है प्रयोग इसका। और दूसरी बात है यहाँ पे जब दूसरा शब्द आता है हमारी उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष से कुछ लोग, हमारे जो बच्चे लोग हैं वो समझते होंगे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब जो है वो होगा कि राष्ट्र का कोई धर्म ही नहीं होगा। धड़ल्ले से लोग यही समझते आते हैं और इस पर कई बार बहस भी हो रही है हमारी मीडिया में, हमारे लोगों में सुनने में आ रहा है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है राष्ट्र का कोई धर्म नहीं हो। नहीं, ये बात एकदम गलत है। पंथ निरपेक्ष की बात जब करते हैं हम, तो हमसे सबसे पहले यही समझ लिया जाता है, या हम लड़के यही समझ लेते हैं बच्चे, कि पंथ निरपेक्ष जो है वो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष का आशय है कि हमारे राज्य का कोई धर्म ऐसा नहीं होगा कि वो किसी राज्य द्वारा किसी धर्म को पाला या पोसा जाएगा। हमारा राज्य जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों को समान और समानता के भाव से देखा गया और पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में कितने संशोधन हुए। एक क्वेश्चन आता है कि संशोधन कितने हुए उद्देशिका में। तो हमारी संविधान की उद्देशिका में केवल और केवल एक संशोधन हुआ। ये सभी कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जा रहा है कि हमारी संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया। तो हमारे संविधान संघ में संशोधन में जो किया गया है वो केवल और केवल एक बार किया गया है और 4 शब्द जोड़े गए हैं। इसमें भी लोग को परेशानी आती है कि कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़े गए। तो एक तो सबसे पहले हमारा जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक जो हमारा शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता और यानी कि अखंडता। यहाँ पे जब एक कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि शब्द हमारा जोड़ा गया और अखंडता। एक बार हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन आया कि हमारे संविधान में कितने शब्द जोड़े गए, तो हमें ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी ये सब नजर आते हैं, लेकिन अखंडता भी आ जाता है, लेकिन और तो यहाँ पे और को हम लोग छोड़ देते थे, इसलिए हम इसको शब्द एक नहीं मानते थे। इसलिए हमारा यह क्वेश्चन जब हमारे ऑप्शन पूछा जाता था कि संविधान में 2 शब्द जोड़े गए, 3 जोड़े गए, 4 जोड़े गए या 1 जोड़ा गया, तब वहां पे ऑप्शन में हम तुरंत 3 पे लगा देते थे, क्योंकि हमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द समझ में आता था। लेकिन हमारे जो उस आंसर शीट में दिया हुआ था और भी एक शब्द था जो संविधान में जोड़ा गया, यानी कुल मिला के यहाँ पे संविधान संशोधन में 4 शब्द जोड़े गए। यानी कि पंथ निरपेक्ष की जो आप बात कर रहे थे उससे हमारा आशय यही है कि हमारे जो संविधान है उस संविधान में पंथ निरपेक्ष की जो बात की गई है कि राज्य कोई ऐसा नियम और कानून नहीं बना सकता है जिसके द्वारा वह किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देगा। यानी कि जो हमारा राज्य जो भी कार्य करेगा वो सभी धर्मों के लिए समान करेगा। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, लोकतंत्रात्मक। यानी कि लोकतंत्रात्मक शब्द का भी हमारे संविधान की उद्देशिका में बात की गई कि लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि लोगों द्वारा लोगों का शासन, यानी राष्ट्र का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित प्रधान होगा। यानी कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्रात्मक शब्द का सीधा और सीधा एक शब्द में कहें कि जो लोकतंत्रात्मक सरकार होगी वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और इसका जो प्रधान होगा वो हमारे जनता के द्वारा चुना गया होगा। अब लोकतंत्रात्मक सरकार की बात आती है कि लोकतंत्रात्मक यानी कि पूरे विश्व में 2 तरह के लोकतंत्रात्मक सरकार होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, ये गौरव हमारे देश भारत को ही प्राप्त है। एक क्वेश्चन इस पे और बनता है कि जो लोकतंत्रात्मक सरकार है वो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। तो यहाँ भी आता है प्रत्यक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रमुख है यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हमारा प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और ये प्रमुख होता है। यानी कि भारत में जो यहाँ पे प्रतिनिधि चुन के आता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है। फिर अगला शब्द आता है गणराज्य। यानी गणराज्य का क्या अर्थ होता है, कहते हैं गणराज्य। गणराज्य से मतलब है यहाँ पे सीधा और सीधा कि जो हमारे यहाँ का राजा होगा, यानी कि हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी सत्ता का जो
सरकार होगी उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। वो अब ये नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा होगा। अब जो यहाँ पे जो सरकार हमारी बन के आई है, जो ब्रिटिश हुकूमत के बाद जो हमारा यहाँ संविधान लागू हुआ, उस संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि जो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। पहले हमारे यहाँ यही एक प्रथा थी कि राजा का बेटा ही राजा होता था। ये गणराज्य का अर्थ है सीधा और सीधा कि हमारे यहाँ जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वंशानुगत नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है अखंडता शब्द। अखंडता शब्द से हमारा आशय है कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, उसमें जो पृथककरण वाली या पृथकतावादी वाली जो प्रवृत्ति होती, उसकी बंधुता को बनाए रखने के लिए इस बात का बहुत ही बखूबी बखान किया गया है कि जो हमारे देश की व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली जो प्रवृत्ति होगी उसको आछुड़े बनाए रखें और उसको सही से यहाँ पे लागू किया जाए। तो ये इतना हमारा टॉपिक हो चुका है और आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन हमारे उद्देशिका पे क्या बनते हैं। उद्देशिका पे एक टॉपिक आता है कि संशोधन को लेकर। संशोधन तो हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ, वो संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन हुआ वो एक हुआ और इस संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़े गए वो हमारे 4 जोड़े गए। एक समाजवादी, दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष, एक शब्द आता है और अखंडता। ये हमारे संविधान में जो है 4 शब्द जोड़े गए और ये सभी संविधान में एक ही संशोधन होगा हमारे संविधान की उद्देशिका में और ये संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 42वें संविधान द्वारा हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को स्थान दिया गया। इसके बाद आते हैं कि क्या उद्देशिका है वो संविधान का अंग है या नहीं। एक टॉपिक एक आता है उस संविधान में पूछा जाता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका है वो संविधान का उद्देशिका जो है, उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान का अंग है या नहीं। इसमें सबसे पहला केस जो आता है इन री बेरीवारी यूनियन ऑफ इंडिया 1961 का केस है और इस केस में इस बात को माना गया कि हमारे जो संविधान में संशोधन होगा या हमारे संविधान में जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। यानी कि जो हमारे संविधान, किसी भी संविधान में जो अधिनियम दिया गया है वो अधिनियम क्या उस अधिनियम जो उद्देशिका है उस अधिनियम की क्या उद्देशिका अंग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उद्देशिका दी है उसका इन रू बेरीवारी के बाद में बताया गया कि ये हमारे संविधान की अंग नहीं है। फिर इसके बाद इस केस के बाद एक केस आता है हमारा जो आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस आता है 1978 में और इस केस में इस बात को पूरी जोर शोर से इस बात को स्वीकार किया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है
उद्देशिका संविधान का अंग है। मतलब जितने भी इससे पहले जितनी बातें हुई उसमें बताया गया कि जो हमारी संविधान की उद्देशिका है वो हमारे संविधान का अंग मानी जाए या ना मानी जाए। उसमें सबसे पहला केस जो था केशवानंद भारती का, जो सबसे पहला केस था इंडो वेरी वारी यूनियन ऑफ इंडिया का, उसने बताया गया कि संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के वाद में इस बात को स्वीकारा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन के उद्देशिका पे आता है कि जो हमारी संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका का संविधान के निर्वाचन में महत्व क्या है। एक जो हमारा संविधान है उस संविधान के जो शब्द हैं उन शब्दों के निर्वाचन में, यानी उन शब्दों के चुनाव में, उन शब्दों के अर्थ जानने में हमारे उद्देशिका का महत्व क्या है। तो इस पाठ पे बताया गया है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, किसी भी शब्द, जो भी शब्द हमारे संविधान में दिए गए हैं उन शब्दों का अगर हमें अर्थ जानना है, यानी उस शब्द की मूल आत्मा को पता करना है या मूल भाव को पता करना है या वह क्या कहना चाह रहा है, जिन तथ्यों को हमारे संविधान में अनुच्छेदों में बताया गया है उन शब्दों के अर्थों को अगर उस शब्द से स्पष्ट नहीं हो रहा तो उस शब्द का जो मूल भाव है वो हम संविधान की उद्देशिका के निर्वचन करके इस बात का, उस शब्द का अर्थ निकालेंगे कि संविधान का आखिर ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद क्या कह रहा है। तो उद्देशिका जो है हमारे संविधान के निर्वाचन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और आते हैं हमारे संविधान में कुछ अधिक उद्देश्य, हमारे संविधान में जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार दिया गया है न्याय की। उद्देशिका में न्याय की बात की गई है। दूसरी बात की गई है स्वतंत्रता। तीसरी बात की गई है समानता। ये उद्देशिका में स्पष्ट बात की गई है। और बंधुत्व की बात की गई है। मतलब कि संविधान की उद्देशिका द्वारा दिए गए अधिकार, पहला दिया गया है न्याय की बात। तो न्याय की बात क्या किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला अधिकार दिया गया है न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। हमारे संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता की बात की गई है। हमारी स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। दूसरे अधिकार जो हमारा तीसरा अधिकार दिया गया समानता। तो समानता में देखते हैं प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि हमारी उद्देशिका में ही इस बात को हमारे नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति होगा जो भारत का निवासी है या भारत का है तो उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यानी कि जो हमारे यहाँ प्रधानी का इलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है, आप लोग देखते होंगे कि उसमें सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे हमारे सांसदीय का इलेक्शन हो, चाहे राष्ट्रपति बनने की बात ही क्यों ना हो, सभी व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना राष्ट्रपति का पद ले अपनी योग्यता के आधार पे। और यही है हमारी राजनीतिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय की बात है कि हमारे यहाँ जो भी सरकार हमारी हमें जो भी चीजें दे रही है, चाहे वो आप राशन ही क्यों ना पाते हैं, उस समाज में उस सामाजिक न्याय के ही द्वारा आपको एक इक्वल रेशियो में दिया जाता है। जो आज 5 किलो गल्ला मिल रहा है ना, वो हमारा आर्थिक न्याय के आधार पर ही, सामाजिक न्याय के आधार पर ही दिया जा रहा है। वो हमारी उद्देशिका
इस बात का उल्लेख करती है, जो भारत के संविधान निर्माता थे उन्होंने उद्देशिका में इस बात कर दी थी कि जो हमारे यहाँ आर्थिक और सामाजिक न्याय है या राजनीतिक न्याय है, उन सबका योगदान क्या रहेगा। फिर आती है स्वतंत्रता, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यानी कि आज जो हम बोलते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये जो हमें अधिकार दिया गया है, सबसे पहले अगर दिया गया है तो हमारी उद्देशिका में देगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। यानी कि हमारे देश में देखते हो बहुत से धर्म के लोग हैं, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है। ये किसके कारण कह रहा है? जो हमारी उद्देशिका में धर्म की बात की गई है, और धर्म की बात हमारे संविधान में भी 25 से 28 तक बात की गई है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में इस बात के भाग 3 में भी बात की गई है धर्म की। और तीसरी जो बात है समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति की वहाँ पे अवसर दिया जाएगा। अगर कोई लोक पद पे भर्ती होनी है या किसी भी बात की वहाँ पे भर्ती होनी है या अवसर प्राप्त करने की बात है, तो वहाँ पे सभी की समानता की बात अगर सबसे पहले करती है तो हमारे संविधान की उद्देशिका करती है। बंधुत्व की बात जो आती है कि बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यानी कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा इस समय जो पृथक्करण जो राजनीति चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि देश में अलगाव की भावना आ जाए, देश में लोगों के प्रति बेमनस्ता की भावना आ जाए। उस बेमनस्ता की भावना की कम करने के लिए, यानी कि उसको बनाए रखने के लिए जो सबसे पहले बात की गई है, वो की गई है हमारे संविधान की उद्देशिका में कि व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो ऊंच नीच की भावना थी, जो छोटे और बड़े की बात थी, उन सभी बातों को खत्म करने का जो सबसे पहले काम किया गया है वो हमारे संविधान में किया गया है। और इस संविधान जो हमारे यहाँ अखंडता की बात की है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, वो हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में बात की गई है। प्रथम अनुच्छेद में इस बात की बात की गई है कि हमारे यहाँ जो भी सरकारें होंगी, जो भी देश होगा, जो भी हमारे यहाँ की बात है, जो हमारे यहाँ के राज्य होंगे, वो राज्य, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। ये बात करता है बंधुत्ता की, जो राज्यों का संघ है वो बात करता है बंधुत्ता की। इसके बाद आगे हम आगे देखते हैं कि संविधान में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि हमारे यहाँ संविधान में जो उद्देशिका है। तो दोस्तों ये थी उद्देशिका के बारे में हमारी जो सामान्य जानकारी थी। जो भी उद्देशिका के बारे में क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षा में, अब अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे भारत के जो संविधान का जो भाग 1 है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे।